हम लोग अपनी क्लास में बात कर चुके हैं किस तरीके से रेडियो का इवोल्यूशन हुआ था फ्रॉम द ईयर 1923 टिल द ईयर 1936 तक हम बात कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हुए थे अपने लास्ट टॉपिक पर जो था टेलीविजन और सिनेमा की साइड। देन वी आर कमिंग बैक टू अवर रेडियो। ठीक है, तो हम जो पिछली क्लास है उसमें हमने 1936 तक बात कर ली है कि ISDS इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज 1930 में ये बना था। ISBS इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, और इट वाज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और ये किस वजह से बना था कि ये रेडियो के ऊपर एक निगरानी रख सके किस तरीके से रेडियो वर्क कर रहा है, उसकी प्रॉपर वर्किंग स्टाइल के ऊपर। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि 1934 में लियोनेल फिल्डन जो एक्स एम्प्लॉय थे BBC के, उन्होंने इंडिया में आकर के 1936 में ISBS को ज्वाइन किया था और उनकी हेल्प से अप टू द ईयर 1940 तक जो AIR ने काफी सारा डेवलपमेंट किया था। तो 1936 में उन्होंने ही ISBS को रीनेम करके ऑल इंडिया रेडियो किया था। लियोनेल फिल्डन ही थे जिन्होंने प्रपोजल दिया था ये गवर्नमेंट को कि ISBS इज अ वेरी टिपिकल नेम। ISBS जो है ये एक बहुत ज्यादा टिपिकल नाम है, तो इसलिए इसका नाम रीनेम करके हम AIR रखते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो जो था ये काफी कॉमन नेम था और ये इसलिए बोला गया था ताकि ये जो सबको आसानी से समझ में आ सके। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट नेम, इट वाज वेरी टिपिकल, बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके AIR रखा गया, राइट। देन इन द ईयर 1940 वी नो के वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर स्टार्टेड। ठीक है, और 1940 में क्या हुआ था कि जो लियोनेल फिल्डन थे, मैं बार बार बता रहा हूँ नाम है लियोनेल फिल्डन, ठीक, वेंट बैक टू हिज कंट्री। जो लियोनेल फिल्डन थे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड जो उनका कंट्री था, और उस टाइम पर 1940 में अहमद शाह बुखारी थे, ही टुक द चार्ज। यानी कि AIR का जो चार्ज था वो 1940 में अहमद शाह बुखारी ने ले लिया। वो किस वजह से? क्योंकि लियोनेल फिल्डन जो थे वो वापस अपने कंट्री चले गए थे। तो 1940 में इनके अंडर में AIR ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तब तक AIR का जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था इन दीज 4 ईयर्स। यानी कि जो लियोनेल फिल्डन थे उन्होंने अपने जो और भी कह सकते हैं साथी, कह सकते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं, उनके साथ मिलकर फ्रॉम द ईयर 1936 टू 1940 AIR का डेवलपमेंट किया था। अब डेवलपमेंट हम किस तरीके से बोल सकते हैं? ट्रांसमीटर्स नए नए सेटअप किए थे, टेक्नोलॉजी से लोगों को अवगत, जो हम कहते हैं कि इंट्रोड्यूस करा दिया था, राइट। तो 1940 में जब अहमद शाह बुखारी ने रेडियो संभाला तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, एंड जितने ये लियोनेल फिल्डन के कंट्रोल में था AIR, उतने प्री सेंसरशिप कुछ नहीं थी रेडियो के ऊपर। बट आफ्टर अहमद शाह बुखारी के कंट्रोल में आया तो उसके ऊपर दोबारा से प्री सेंसरशिप लगा दिया गया। प्री सेंसरशिप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी प्रोग्राम फ्लैश होने से पहले या फिर कोई भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट होने से पहले उसे गवर्नमेंट के आंखों से, निगरानी से निकलना होगा, उसके ऊपर एक सेंसरशिप लगाई जाती है ताकि कुछ भी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है या प्रेजेंट जो भी हमारा गवर्नर जनरल है उसके अगेंस्ट हम कोई चीज ना बोल सके, उनकी पॉलिसीज के बारे में कुछ ना बोल सकें। तो दोबारा से उस पर ब्रिटिश कंट्रोल आ गया रेडियो के ऊपर, और उस टाइम पर क्या कोशिश होने लग गई कि जो हम अपना प्रोपेगेंडा, नाजीज के अगेंस्ट हम अपना प्रोपेगेंडा फ्लैश करेंगे, और रेडियो के थ्रू ये लोगों को मोटिवेट किया जाता था, जो हमारे कॉमन पीपल थे, जो लिसनर्स थे, कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आर्मी ज्वाइन कीजिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में, बड़े संख्या में आप आर्मी को ज्वाइन कीजिए। और क्या बोला जाता था? जो भी वर्ल्ड वॉर की जो भी घटनाएं हो रही हैं, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, वो दी जाती थी रेडियो के थ्रू, एंड लोगों को सचेत किया जाता था, यानी कि वार्न किया जाता था कि आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जैसे हमने लॉकडाउन में हमसे बोला गया था ना कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत आराम से, आसानी से खत्म नहीं होने देना है, बहुत आराम आराम से यूज करना है। तो उसी तरीके से बोला गया था कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद के इफेक्ट कुछ ज्यादा बेकार हो सकते हैं, तो इसलिए आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड अमाउंट में यूज कीजिए। तो 1940 से 1945 तक इसी तरीके के प्रोग्राम चले थे रेडियो के ऊपर कि
आप ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी में ज्वाइन होइए, यानी कि जो भी आर्मी है उसमें ज्वाइन कीजिए अपने आप को। और क्या है कि नाजीज जिनके अगेंस्ट जो वर्ल्ड वॉर का रीजन था, वर्ल्ड वॉर 2 का जो रीजन था, उनके खिलाफ ये बोला गया था कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता था रेडियो की हेल्प से, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ तक की बात। देन हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, एवरीवन नोज। तो 1947 में क्या हुआ था कि पार्टीशन भी हो गया था। सबसे पहला तो जो बेंचमार्क होगा वो यही होगा कि 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट स्पीच थी, रेडियो पे थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी वो रेडियो के थ्रू दी थी, अपनी इंडिपेंडेंस के बाद जो स्पीच दी थी, ठीक है। देन जब पार्टीशन हो गया था तो उस टाइम पर लोगों को रिलीजन के उनके नाम से, यानी कि उस टाइम पर परमिशन ये दे दी गई थी कि जो भी पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जा सकता है, हु दोज वांट्स टू स्टे इन इंडिया वो इंडिया में रह सकते हैं, ठीक है। तो अहमद शाह बुखारी जो थे वो पाकिस्तान चले गए, यानी कि अब रेडियो जो था वो पूरी तरीके से इंडिया के हाथों में था। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उसका एक सेंसरशिप था। कुछ भी, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में जिस तरीके से हमने बात की थी कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का था एंड देन उसके बाद फिर दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी, तो सेम रेडियो के साथ भी हुआ। और जो हमारे पहले आईएनबी मिनिस्टर थे, आईएनबी बोले तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जिनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद जो हमारे पहले आईएनबी मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इनके पास 2 डिपार्टमेंट थे, होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। तो जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, हमने न्यूज़पेपर की बात की, सिनेमा की बात की थी कि ट्रेडिशनल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, तो सेम रेडियो का भी यही सीन था कि रेडियो के ऊपर भी जो थे ट्रेडिशनल प्रोग्राम, आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, ये सब चीज दिखाई जाती थी। एंड हम अगर आज भी अपना एआर सुनेंगे आज के टाइम में भी, तो उसके ऊपर करंटली भी यही सब चीजें सुनाई जाती हैं। हम देखते हैं कि फोक म्यूजिक बहुत ज्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। हम प्राइवेट रेडियो चैनल पे तो हम गाने सुन सकते हैं, बट जो हमारा एआईआर है उस पर हम टिपिकल या तो न्यूज बुलेटिन सुनेंगे, अदरवाइज तो हम फोक म्यूजिक, फोक जितना भी हमारा कल्चर है वो सब चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। तो उस टाइम से लेकर के आज तक की जो जर्नी है उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ओनली, बाकी जो है वो सब कुछ सिमिलर ही चलता आ रहा है, राइट। तो इन द ईयर जब महात्मा गांधी को शॉट किया था नाथुराम गोडसे ने, तो इट वॉज टेलीकास्टेड या ब्रॉडकास्टेड, ट्रांसमिटेड थ्रू द हेल्प ऑफ रेडियो। यानी कि रेडियो पे उसकी एक, कह सकते हैं हम कि कमेंट्री या फिर एक डॉक्यूमेंट्री या फिर एक स्टोरी टाइप सुनाई गई थी कि इस तरीके से नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी और उसके बाद किस तरीके से भगदड़ मची थी, राइट। देन उसके बाद कंटिन्यूसली रेडियो जो है हम आज भी सुनते हैं कि 5 इयर्स प्लानिंग चलती है, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो क्या है कि इनमें हम जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि बंगाल में पहले था, मद्रास में और बॉम्बे, ये 3 मेन प्रेसिडेंसीज तो थी, तो इनमें तो रेडियो थे। तो इन जगहों पर क्या किया जा रहा था, यहाँ पर तो जो रेडियो स्टेशन हैं या फिर हम सेंटर्स बोल सकते हैं, यहाँ पर तो उनका नंबर बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन जैसे कि अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, जहां पर रेडियो था ही नहीं वहां पर नए रेडियो स्टेशन डेवलप किए जा रहे थे। तो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या था कि रेडियो के लिए भी एक अलग से बजट पास होता था, और जिसमें क्या है कि नई नई जगहों पर, जैसे अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये क्या है कि इन सब जगहों पर भी रेडियो सेटअप किया जा रहा था, नए रेडियो स्टेशन बनाए जा रहे थे, राइट। और उस टाइम पर क्या था कि एक नेशनल और रीजनल, नेशनल और रीजनल न्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे अभी हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन अलग है, नेशनल डिवीजन अलग है, रीजनल और लोकल, ये 4 डिवीजन जो है ये अलग है। लेकिन उस टाइम पर क्या है कि नेशनल और रीजनल ही थे, सिर्फ इंटरनेशनल के ऊपर इतना ध्यान नहीं था। इवन इंटरनेशनल तब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था, राइट। तो जैसे कि जलंधर था,
अब जब 1948 में पार्टीशन हो गया था तो क्या था, जलंधर में और अमृतसर में रेडियो स्टेशन सेटअप किए गए। वो किस वजह से किए गए, ताकि जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। जैसे जलंधर में स्टेशन है तो वहां पर जो लोग हैं उन्हें बताया जा सके। हम जानते हैं कि पंजाब वॉज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेट। जब पार्टीशन हुआ था तो पंजाब बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। तो जलंधर और अमृतसर जैसी जगहों पर रेडियो स्टेशन सेटअप किए गए थे वो इस वजह से ही, ताकि जो वहां पर मिसिंग पीपल है या फिर जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनको इस बारे में जानकारी मिल सके कि उनके रिलेटिव्स हैं या फिर कोई उनके जानने वाले हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो ये एक सिलसिला लगातार चलता रहा कि ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक, ये सब चीज ही रेडियो पे ट्रांसमिट की जाएंगी। ठीक है। अब रेडियो का जो है क्रेज वो धीरे धीरे कम होने लगा। वो किस वजह से, हम एक चीज एक टर्म बोलते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब है कि एक ही लगातार ये चीज चलती जा रही है, एक ही फ्लो में चलती जा रही है। ठीक, एक फ्लो में चल रहा है। हम कई बार सुनते हैं मोनोटोनस। तो रेडियो इसी वजह से ही लैग कर रहा था और रेडियो आज भी इसी वजह से ही लैग करता है। क्यों? क्योंकि द थिंग इज, जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस है, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो में चलता रहता है। ना कि एक तो जैसे कि ब्लाइंड मीडियम है, इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाता है वो अपने लिसनर्स का। तो जैसे टेलीविजन में हमारे पास विजुअल है, इंटरनेट में हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो मोनोटोनस है ये रेडियो जो है, वो मोनोटोनस है, यानी कि एक सीरीज की चलती रहेगी, वो हम सुनते रहेंगे और हम काफी बोर हो जाते हैं। ठीक। तो इसी वजह से ही रेडियो लैग कर रहा था। एंड 1976 में, पहले आपको बता देता हूँ कि एआईआर और दूरदर्शन वर सेपरेटेड। जैसे कि हमने टेलीविजन की बात की थी जब, तो हमने ये चीज की बात की थी कि एआईआर और दूरदर्शन दोनों के लिए प्रोग्राम्स जो बनते थे वो एक ही प्रोडक्शन हाउस से बनते थे, एक ही जगह से बनाए जाते थे, राइट। बट लेटर ऑन 1976 में मैंने जैसे कि बात की थी, टेलीविजन के टाइम पर अलग अलग लोगों की अलग अलग कमेटी बनाई जाती थी। तो उनसे उनकी रिपोर्ट मांगी जाती थी, वो रिसर्च करती थी किस चीज में किस चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एक वर्गीज कमेटी थी, वर्गीज कमेटी का एक प्रपोजल था कि एआईआर और दूरदर्शन को अलग कर दिया जाए। तो इन द ईयर 1976 एआईआर एंड दूरदर्शन वॉज सेपरेटेड। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनने लग गए थे। तो हम बात कर रहे थे मोनोटोनस की। इसी वजह से ही जो हमारा रेडियो है ये आज के टाइम में भी लैग कर रहा है, राइट। तो इसका वजह क्या है कि हमारे पास कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है। एक तो विजुअल की वजह से हम पहले ही पीछे हैं, देन हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं। हम देखते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हमें न्यूज बुलेटिन सुना दी जाती है, या फिर गाने जो है वो बहुत पुराने गाने हैं। तो क्या है कि 1990 जो है, जैसे कि हमने टेलीविजन में भी बात की थी कि 1990 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आया था। यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने काफी ज्यादा एंट्री कर दी थी इंडिया के अंदर, राइट। एफडीआई भी आ चुका था। तो जो बाहर की कंपनीज थी, जैसे स्टार की हमने बात की थी, तो स्टार जो है वो इंडिया में आ चुका था। और तो उसी तरीके से एलपीजी के बाद जब टेलीविजन आ गया तो उसके बाद रेडियो के ऊपर लोगों का ध्यान जाना कम हो गया। ठीक है। इसके जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 1947 के लगभग बाद सीधे 1990 पर ही आ गया हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि देयर वर नो फर्दर मोर डेवलपमेंट। रेडियो जो था, जैसे कि मैंने बताया कि रेडियो बहुत ज्यादा मोनोटोनस था, देयर वर नो फर्दर डेवलपमेंट। जैसे अलग अलग आप जगह बोल सकते हो कि इस जगह पे स्टेशन लगाए गए, इस जगह पर स्टेशन बनाए गए नए नए, बट कोई ऐसा कोई ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं था जिससे जो कि नोटिस किया जाए, जो कि आपको बताया जाए, राइट। लेकिन 1990 जो है ये बेंचमार्क माना जाता है। क्यों? क्योंकि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था और जो हमारे फॉरेन कंट्रीज थे उन्होंने इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो टेलीविजन का उस टाइम पर काफी ज्यादा ग्रोथ हो गई थी, तो लोगों ने इंटरेस्ट जो है रेडियो से वो खो दिया था अपना। इन द ईयर 1993 जब एआईआर को ये चीज लगी कि जो रेडियो के जो लिसनर्स हैं वो उनकी मात्रा जो है, उनका अमाउंट जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस को एक जिम्मेदारी दे दी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप लोग हमारे लिए कंटेंट बनाइए। यानी कि एआईआर ने 1993 में प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस को
एक अथॉरिटी कह सकते हैं आप, अथॉरिटी दे दी कि आप हमारे लिए प्रोग्राम बनाइए और प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं हम उनको दोबारा से ग्रैब कर सकें। जो लिसनर्स हमारे चले गए हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि शॉप पर कई बार कस्टमर चला जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसको दोबारा से ग्रैब करने की। तो सेम 1993 में ऐसा ही कुछ एआईआर ने किया होगा कि प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस को उन्होंने टेंडर मान लीजिए या फिर परमिशन मिल गई कि आप लोग हमारे लिए प्रोग्राम बनाइए, और प्रोग्राम जो होने चाहिए वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, जो कि हमारी जो लिसनर्स हैं, जो हमारा ग्रुप है, वो वापस से हम ग्रैब कर सकें, राइट। तो उसके लिए क्या हुआ कि प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज ने प्रोग्राम बनाए और वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट दे करके गया, यानी कि लिसनर्स दोबारा से उस चीज से दोबारा, हम देखते हैं ना कई बार कि जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है हम उससे दोबारा जुड़ते हैं। अगर कोई हम यूट्यूब पे हमें वीडियो कोई ऐसी बोरिंग कंटेंट लगता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इवन हम कोई अगर आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ा आर्टिकल है विदाउट फोटोग्राफ है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई वहीं फोटो हो या फिर कोई एक इंटरेस्टिंग कंटेंट हो तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो सेम यही हुआ कि जब प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज ने प्रोग्राम बनाने, डेवलप करने स्टार्ट कर दिए, तो उसने लोगों का इंटरेस्ट वापस से अर्न किया, यानी कि उसने दोबारा से लोगों के इंटरेस्ट को कमाया। और क्या है कि दोबारा से लोग रेडियो से जुड़ने लग गए थे, ठीक है। देन बात करते हैं हम 1997 में एक बहुत बड़ा एक्ट लागू हुआ था, प्रसार भारती एक्ट। हम एक्ट की बात नहीं करेंगे, बस हमें यह समझना है कि 1997 तक जो एआईआर था वो था गवर्नमेंट के अंडर ही, लेकिन एक फ्रीडम एंजॉय कर रहा था। बट क्या है कि 1997 के बाद जब पीवी एक्ट आ गया, प्रसार भारती एक्ट आ गया, तो एआईआर और दूरदर्शन दोनों इसके अंडर आ गए। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, आज के टाइम में भी प्रसार भारती इज एन ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर तो है लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो एआईआर के लिए अभी भी प्रोग्राम अलग बनते हैं और दूरदर्शन जो हमारा टेलीविजन है उसके लिए अलग प्रोग्राम बनते हैं। बट ये दोनों क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक छत मिल गई, तो उसी तरीके से एआईआर और दूरदर्शन को भी एक छत मिल गई प्रसार भारती की, ठीक है। तो 1995 में इस चीज के रिगार्डिंग काफी ज्यादा केस चले थे कोर्ट में। ये बात चली गई थी कि जो 1993 की अभी हमने बात की थी कि प्राइवेट रेडियो चैनल, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज जो है वो उनके लिए प्रोग्राम बनाएंगे एआईआर के लिए, तो लोगों को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी। वो लोग इस तरीके से, जैसे हम कहते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो वो ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि एआईआर किस तरीके से प्रोग्राम सिखा रहा है, यानी कि मजाकबाजी चल रही है। एक लोगों के लिए काफी नया था, जो हम आज के टाइम में सुनते हैं, आज के दौर में हम सुनते हैं, तो उस टाइम पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा नया था। तो इसके लिए काफी लोगों ने जो सुनते थे, जैसे कि हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, वो कंटिन्यूअस रेडियो सुनते हैं, तो उन लोगों ने इस चीज के खिलाफ काफी नाराजगी जताई। यानी कि जो प्रोग्राम है, रेडियो जो है उसका एक डेकोरम है, उसको मेंटेन करके रखिए। आप इस तरीके के प्रोग्राम्स नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि 1999 में गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। इन द ईयर 1999, जो 1993 का लिया हुआ डिसीजन था ना, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया कि प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज एआईआर के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। एआईआर सिर्फ अपने लिए प्रोग्राम बनाएगा और प्रोग्राम्स का जो एक डेकोरम होगा वो उसको मेंटेन करके रखेगा, जो एक डिग्निटी है वो उसको मेंटेन करके रखेगा। तो 1993 में जो परमिशन मिली थी वो 1999 में, 1999 में उसके ऊपर एक प्रोहिबिशन लग गया, यानी कि एआईआर जो प्रोडक्शन करेगा वो अपने आप ही करेगा, किसी भी प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस के थ्रू वो प्रोडक्शन नहीं कराएगा, ठीक है। तो इससे लोग जो थे काफी, मतलब कह सकते हैं कि सहमत, हम बोल सकते हैं एग्री कर गए थे लोग। देन अभी तक आप सोच रहे होंगे एआईआर एआईआर ही चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिंगल यही एआईआर ही था। अब तक प्राइवेट चैनल्स को परमिशन नहीं मिली थी। कोर्ट में ये सब चीजें चल रही थी कि प्राइवेट चैनल्स को भी लाइसेंस फीस भरने की अनुमति दी जाए, यानी कि परमिशन मिले। एक तो 1999 में, 1999 में ही जहां पर प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस का प्रोहिबिशन हुआ था, तो वहीं से ही 1999 में कोर्ट से परमिशन मिल गई कि प्राइवेट एफएम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी चलती हैं उनकी बिडिंग हो, यानी कि उनके लिए बोलियां लगे। तो एफएम फ्रीक्वेंसी जो है उनकी बिडिंग हुई थी। एंड पहली जो 2003 में आई थिंक वाज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी जो हम कहते हैं, तो रेडियो सिटी जो था ये 2003 में आया था पहला।
जो प्राइवेट रेडियो चैनल था, प्राइवेट एफएम चैनल था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी एएम एंड एफएम। तो अब जो है, अब से आफ्टर द ईयर 2000 एफएम का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो हम कहते हैं कि अलग अलग सिटीज के हिसाब से, एंड इट केम इन बेंगलुरु कहते हैं इसको। तो 2003 में रेडियो सिटी वाज द फर्स्ट प्राइवेट एफएम चैनल और इट वाज स्टार्टेड इन बेंगलुरु। तो क्या है कि 1999 में गवर्नमेंट से इस चीज को परमिशन मिली कि जो हमारी प्राइवेट फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि जो हमारे प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैं, हम उनको भी बिडिंग के जरिए मार्केट में उतारें, क्योंकि लोगों को एआईआर काफी मोनोटोनस लग रहा था। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक प्राइवेट, जैसे कि जिस तरीके से सिमिलर हुआ था ना कि 1990 तक सिर्फ और सिर्फ डीडी था, लेकिन 1991 में स्टार आ गया, देन जी आ गया, एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर हुआ। 1999 के बाद जब परमिशन मिल गई कोर्ट से, तो उसके बाद धीरे धीरे रेडियो स्टेशन ने आना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे प्राइवेट एफएम स्टेशन थे उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया। एंड वन मोर बेंचमार्क इज देयर कि 2003 में एआईआर के 2 चैनल्स हो गए थे, AIR 1 एंड AIR 2। अब क्या था, लोगों को इस टाइम तक उन्होंने प्राइवेट रेडियो सुन लिए थे। उस टाइम पर क्या था कि इंग्लिश गाने चलते थे रेडियो पे। तो सिमिलरली एआईआर ने भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, हम कहते हैं ना कि ओल्ड स्कूल से हम उसको एक टिपिकल नया बना देते हैं, तो उसने 2 स्टेशन अपने अलग अलग कर दिए। AIR 1 दैट वाज स्पेशली फॉर ट्रेडिशन फॉक, जो हम बोलते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, एंड द न्यू वन जो AIR 2 था वो डेडिकेट हो गया इंग्लिश और जितना भी वेस्टर्न कल्चर था, वो सब जो हमारी चीजें स्टार्ट हुई वो हमारा नया एफएम जो था AIR उसके ऊपर स्टार्ट हुई। यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी हमारा प्रोग्राम कंटेंट होगा, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक हो, चाहे वो वेस्टर्न फॉक हो, एनीथिंग जो भी था, वो 2003 से AIR ने 2 चैनल्स में डिवाइड कर दिया इसको, AIR 1 एंड AIR 2। AIR 1 वॉज फॉर ओनली फॉर ट्रेडिशनल एंड फॉक म्यूजिक, जो हम बोलते हैं कि उसको कल्चर को हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो हमारे AIR 1 को दी गई। बट वहीं पर AIR 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि जनरल एंटरटेनमेंट के लिए ये एक चैनल रेडियो स्टेशन एक नया स्टार्ट किया गया, राइट। तो आज हम जैसे कि सुनते हैं हमारे जो मेन जो रेडियो स्टेशन हैं, रेडियो मेनली इवॉल्व्ड इन बेंगलुरु एंड दिल्ली। अब तो हम कह सकते हैं कि हर जगह ही है ऑलमोस्ट, लेकिन जो इसका मेन इवोल्यूशन हुआ था वो बेंगलुरु और दिल्ली से ही हुआ था, क्योंकि द मोस्ट नंबर ऑफ यूथ आर इन बेंगलुरु एंड दिल्ली। तो जो रेडियो सिटी है हमारे पास, रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम है, ठीक। तो ये जो है ये कुछ मेन प्लेयर्स हैं, यानी कि इनको हम जैसे कि बेंगलोर से स्टार्ट हुआ, लेकिन हम इसको दिल्ली में भी सुन सकते हैं। तो ये क्या है कि इन लोगों ने फ्रीक्वेंसीज की बिडिंग जीती है। जैसे हम बोलियां देखते हैं ना फिल्म्स वगैरह में देखते हैं, तो जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, तो क्या है कि इन लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसीज रिजर्व कर ली है। आई थिंक जैसे इसका 92.7 है, इसका 91.1 है, ये दिल्ली के हैं कुछ, इसका 93.5 है, ठीक है। तो FM गोल्ड है एक करके कुछ, एंड फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी हैं, 104.6 है, 98.3 है। तो ये क्या है, ये अलग अलग कंपनीज ने, यानी कि अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये फ्रीक्वेंसीज बिडिंग में खरीदी हुई हैं, और उनके ऊपर वो अपना प्रोग्राम जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, वो अपना प्रोग्राम उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आज के टाइम में कुछ मेजर प्लेयर्स हैं रेडियो के, राइट। AIR भी है, बट AIR जो है, जैसे कि हमने बात की थी कि 15 + 5 मिनट्स के कॉम्बो में वो न्यूज बुलेटिन चलाता है। 15 मिनट्स आर रिजर्व फॉर नेशनल एंड मेन न्यूज, एंड रिमेनिंग 5 मिनट्स आर फॉर रीजनल वंस। अब रीजनल जो है हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि
15+5 का कॉम्बो होता है मॉर्निंग और इवनिंग में। जो 15 मिनट्स का टाइम है वो नेशनल न्यूज और मेन इंफॉर्मेशन जितनी भी है, जितने भी मेन हेडलाइंस होंगे, राइट। एंड जो बाद के 5 मिनट बचते हैं उनमें रीजनल न्यूज, और रीजनल डिपेंड्स अपॉन कि वो एरिया टू एरिया डिवाइड हो जाता है कि पंजाब के स्टेट वाइज अलग हो जाएगा, राजस्थान का स्टेट वाइज अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बो चलता है, एक बार फ्लैश होती है मॉर्निंग में एंड एक बार फ्लैश होती है इवनिंग में, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग, तो 15+5 का ये कॉम्बो चलता है नेशनल और रीजनल के लिए, राइट। और हमारा जो AIR है वो अब आज मतलब प्रेजेंट के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल, नेशनल, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, रीजनल एंड लोकल, इन चार, यानी कि आज AIR जो है इट ट्रांसमिट देयर सिग्नल्स इनटू इंटरनेशनल कंट्रीज आल्सो। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, नेशनल के लिए जो है हमारा वो इंडिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी, रीजनल वही बताया मैंने कि स्टेट वाइज, एंड लोकल उसमें भी और डेप्थ में जाकर। तो रीजनल और लोकल हम बोल सकते हैं एक ही, उसको हम रीजनल के अंदर ही कवर कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल, नेशनल एंड रीजनल ये तीन हमारे मेजर डिविजन्स हैं जो इनकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग टाइप में न्यूज ट्रांसमिट करना, राइट। तो AIR और जो रेडियो की ग्रोथ है, दिस इज ऑल, ठीक है। एंड वी हैव रिमेनिंग इंटरनेट, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर रेडियो फ्रॉम द बिगिनिंग 1922 से लेकर के 2003 तक जो भी था मेजर डेवलपमेंट, एंड देन प्राइवेट रेडियो स्टेशन की ग्रोथ जो हुई है। तो इट इज ऑल अबाउट रेडियो, ठीक है। थैंक यू।